एक बहुत पुराना साम्राज्य था। उस साम्राज्य में एक बहुत धनी और अमीर इंसान रहता था। उसका एक बेटा था और चूंकि वो एक बड़ी बाप की औलाद था तो उसको सारी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत आसानी से मिलती थी। खाना हो गया, पीना हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ज्वेलरी हो गया, घूमना फिरना, सारी चीज़ें, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ उसको आसानी से ज़िंदगी में मिल रहा था और एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब भी वो रात में सोता था उसको सुकून नहीं होता था। वो सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, एक बार कहने पे सारी चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, फिर भी दिल में सुकून नहीं आता। एक बेचैनी सी रहती है, वो इस बात को लेके बड़ा परेशान रहता। और एक दिन वो इसी बेचैनी में निकला घर से बाहर, अपने महल से बाहर, और एक गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी ने इससे कहा उसने कि गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, फिर भी सुकून नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि सुकून पैसे से नहीं आता, सुकून अच्छे कपड़े से नहीं आता, सुकून आता है यूडेमोनिया से, एक वर्चुअस लाइफ से, एक मूल्यों से भरी ज़िंदगी से। तो उस नौजवान ने पूछा कि वर्चुअस लाइफ क्या है, यूडेमोनिया क्या है। उसको ये बात समझ नहीं आई कुछ खास। तो गुरुजी ने उससे बोला कि तुमको 1 साल का वक्त देते हैं। 1 साल जाओ, पूरे साम्राज्य में घूमो और 3 अलग अलग इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारो। उसने बोला कि किस तरीके के इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो उसने बोला कि सबसे पहले जाओ और एक प्लेजर ऑफ मैन की तरह ज़िंदगी गुजारो, एक ऐसे इंसान की तरह जो सिर्फ खुशियों के पीछे भाग रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारो जो सिर्फ और सिर्फ ऑनर के पीछे भाग रहा है, इज्जत के पीछे भाग रहा है। और फिर लास्ट में एक तीसरे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारो जो विजडम के पीछे भाग रहा है, ज्ञान के पीछे भाग रहा है। तो वो गया और साम्राज्य में घूमने की उसने शुरुआत की। और जो पहला फेज़ था उसने खुशी के पीछे भागने का फ़ैसला किया और दुनिया भर की वो खुशियों के पीछे भाग रहा है, शराब पी रहा है, खा पी रहा है, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहा है, हीरे जवाहरात ले रहा है, जितनी खुशियाँ दुनिया में वो देख रहा है, उन सारी खुशियों का इस्तेमाल कर रहा है। और एट लास्ट उसको रियलाइज़ हुआ कि वो थक गया। बोरियत हो गई उसकी ज़िंदगी से, रोज़ शराब पी-पी के हालत ख़राब हो गई, रोज़ नए-नए कपड़े लेना फिर पहनना, उससे भी मन उब गया उसका। इसलिए वो दूसरे फ़ेज़ में जाता है और मैन ऑफ ऑनर के तौर पे ज़िंदगी गुजारता है, इज़्ज़त के पीछे। खूब बढ़िया से अपने आप को ट्रेन करता है, युद्ध वगैरह पे जाता है, कई सारी उसको फ़तूहात हासिल होती हैं, विजय की प्राप्ति होती है और लोग उसकी खूब वाहवाही करते हैं, एकदम गदगद। वो खुश हो गया कि यही तो ज़िंदगी है, यही तो खुशियाँ हैं, यही तो यूडेमोनिया है। लेकिन फिर उसी में से कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि तुमने ऐसा गलत काम कर दिया, तुमने निर्दोष लोगों को मार दिया युद्ध में, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि खुशी तब तक है जब तक सामने वाला तारीफ़ कर रहा है। जब वो मेरी बुराई बता रहा है तो हमको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, खुशी नहीं हो रही। तो उसमें भी उसको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ और फिर वो तीसरे फेज़ में जाता है, मैन ऑफ विज़डम के तौर पे ज़िंदगी गुज़ारता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है। अब जब इस तरीके से वो काम करता है, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर आ गया, तो उसको ज़िंदगी में सही गलत का फ़र्क पता चलने लगा। उसको ये भी पता चलने लगा कि जो तारीफ़ कर रहे हैं उसका भी कुछ ख़ास मतलब नहीं है और कोई बुराई भी कर रहा है तो उसका भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो तो सुधारने के लिए इंसान बता रहा है। और फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ कि यही तो यूडेमोनिया है, यही तो सच्ची खुशी है, यही तो प्लेजर है। ये बात थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने यूडेमोनिया को इस तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरस्तू। तो आज बात करेंगे हम लोग अरस्तू के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अरस्तू एक बड़ा महान और प्रसिद्ध और जो है फेमस नाम है इतिहास में, और अलग अलग डिसिप्लिन में फादर ऑफ जो है बायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है। अलग अलग फील्ड में इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो कई सारी चीज़ों के ये बाप हैं, पितामह हैं। पैदा हुए थे ग्रीस में। सुकरात के चेला जी थे आपके प्लेटो, प्लेटो के चेला थे आपके अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के चेला आपके सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता है। तो अलग अलग इन्होंने फ़िलॉसफ़ी अपनी दी और ज़ाहिर सी बात है ये तीसरे नंबर पे थे तो इनकी फ़िलॉसफ़ी बाकी दोनों से कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। तो सीधा सीधा टू द पॉइंट हम लोग थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अगर मेटाफिज़िक्स की बात की जाए तो इन्होंने थियरी ऑफ सब्सटेंस दिया, पदार्थ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो सब कुछ पदार्थ से बना हुआ है, सब्सटेंस से बना हुआ है। और वो सब्सटेंस क्या है? उस सब्सटेंस को उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया। उस 4 भाग से आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ें क्या है। एक तरीके से इंडिविजुअलिज्म की बात की, जैसे हर एक चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका वो एक सब्सटेंस है। जैसे गांधी जी ने इंडिविजुअलिज्म बोला ना
कि सबके अंदर एक यूनिकनेस है, वही चीज़ है। इन्होंने थ्योरी ऑफ सब्सटेंस के तौर पे उस यूनिकनेस की बात की। जैसे कि एक पेड़ है, एक ट्री है, क्योंकि उसके अंदर ट्रीनेस है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वही चीज़ उसका मतलब इसेंस है, उसका सार है। ये बात आपको समझ में आएगी ये 4 कॉज समझने के बाद। जैसे कि पहला है मटेरियल कॉज। जैसे आपने एक स्टैचू देखा, स्टैचू बना है किससे? पत्थर से। मटेरियल कॉज उसका क्या हो गया? मटेरियल उसका पत्थर हो गया। फिर उस पत्थर को जो है शेप दिया जाता है। अब शेप दिया हमने पत्थर को, तब वो क्या हो गया? स्टैचू बना, एक मूर्ति बन गई। वो क्या हो गया? फॉर्मल कॉज, यानी कि आकृति उसको दे दी गई। अब आकृति देने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से जो डिज़ाइनिंग दी जाती है, जो स्कल्पचर उस पे काम करता है, वो रूपरेखा दी गई, तो और अगले स्टेज पे पहुंचा। और फिर फाइनल एक कॉज आता है जिसमें उस मूर्ति को लगा दिया गया। और ये क्यों लगाया गया? जाहिर सी बात है, इज्जत देने के लिए या जिस भी मकसद से पूजने के लिए। तो वो उससे वो काम जो है पूरा प्रोसेस क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये इसमें से कोई एक स्टेप भी गायब हो जाए तो उस स्टैचू होना अपने आप में शायद एक झूठ लगेगा। ये चारों चीज़ें मौजूद हैं तभी एक स्टैचू लग रहा है। जैसे कि मछली क्या है? मछली समुद्र में या पानी में रह रही है, उसमें तैर रही है। पानी में रहना, तैरना, उसके जो है गिल्स होना, वो उसको मछली बना रहा है। अगर हम उसको उठा के पेड़ पे डाल दें, अभी भी उसके गिल्स हैं, अभी भी उसका शेप वही है, लेकिन पानी से निकाल के हमने पेड़ पे डाल दिया, क्या उसका कुछ वजूद रह गया मछली के तौर पे? मछली तभी है जब वो पानी में बैठी हुई है। ठीक है ना? हालांकि मतलब उसमें मैमल्स भी कुछ आ जाएंगे, डॉल्फिन और वो सब मछली कहे नहीं जाते, बट आम इंसान उसको मछली समझता है। तो कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि जो किसी भी चीज़ का जो ट्रू एसेंस होता है ना, उसी को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। अगर मान लीजिए समझ नहीं है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा रेडिकुलस है, फनी सा है, बट समझिए। जैसे बिरयानी बड़ा फेमस है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो बिरयानी आजकल हर चीज़ की बनती है, वेज बिरयानी भी बनती है, सब्ज़ी की। तो जो शेफ़ होते हैं ना, बढ़िया महान जो शेफ़ होते हैं, वो कहते हैं वेज बिरयानी जैसी क्या चीज़ होती है? कुछ होता ही नहीं है, वो तो मजाक है बिरयानी के नाम पर। बिरयानी असल में बनती है बड़े की। ठीक है, ये शेफ़ लोग बताते हैं, आपको भी सुनिएगा। तो बिरयानी क्यों है? क्योंकि उसमें ये 4 कॉजेज़ हैं। बिरयानी बनती है बड़े के गोश्त की, क्योंकि उसका टेस्ट उसमें आता है, और उसको बनाने में जो टाइमिंग लगती है वो उसका एक रीज़न है, उसको बनाने में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो उसका एक रीज़न है। अब जो वेज बिरयानी बनाते हैं वो क्या करते हैं? फटाफट आलू गल गया, वो बिरयानी जो है 30 मिनट में तैयार हो गई, और ना उसमें बड़े का गोश्त है या कोई भी मीट नहीं है उसमें, और तो महज नाम क्या है उसका? बिरयानी है, बट वो बिरयानी एक्चुअली में है नहीं। बिरयानी को बिरयानी बनाने के लिए वो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए जो उसकी बिरयानी नेस दिखाए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। आई होप चीज़ें थोड़ा बहुत इससे क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी में उन्होंने जो बात की, एक उसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो है सिलोगिज्म या सिलोजिज्म भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने बात की थी 2 प्रीमाइसेस की, और उन 2 प्रीमाइसेस के तौर पे एक कंक्लूजन पे पहुंचने की बात कही थी। जैसे कि हर एक इंसान क्या है? नश्वर है, मरेगा, और सुकरात एक इंसान है। तो हर इंसान नश्वर है, मरने वाला है, सुकरात एक इंसान है, तो यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट या कंक्लूजन क्या निकला? हमको परिणाम क्या मिलेगा? कि सुकरात भी नश्वर है, सुकरात भी मरेगा। तो ये इस तरीके से लॉजिक इन्होंने लगाने की बात की थी। मेन अब आते हैं इनकी फ़िलॉसफी पे, जो हम लोग का मेन पार्ट है कि एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी क्या कहती है। तो एरिस्टोटल ने नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स दोनों पे फोकस किया था। नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए ज़िंदगी में, और दूसरी चीज़ ये भी बताई कि क्या है ज़िंदगी में। ठीक है, डिस्क्राइब भी किया और प्रिस्क्राइब भी किया, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। और ये पहला ऐसा फिलोसफर था, ऐसा इंसान था जिसने कहा कि जो एथिक्स हमारा है वो वॉलंटरी एक्शंस पे डिपेंड करता है। इनवॉलंटरी एक्शन भी इंसान बहुत सारा करता है, आपने पढ़ा है पहले भी, इनवॉलंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। जिसमें इंसान की फ्रीडम ऑफ विल इस्तेमाल हो रही है, अपनी इच्छा इस्तेमाल हो रही है, वो वॉलंटरी एक्शन है। जिसमें नहीं हो रही है वो इनवॉलंटरी एक्शन। तो जो वॉलंटरी एक्शन हम लोग करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो काम करते हैं, एथिक्स वहीं पे अप्लाई होता है, सही गलत वहीं पे अप्लाई होता है। सिगरेट हम पी रहे हैं अपनी इच्छा से, हमारा जो है वॉलंटरी जो है एक्शन है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं। हम ये नहीं कह सकते अरे मेरी आदत है सिगरेट पीने की। शराब अगर हम पी रहे हैं, नशेड़ी हैं, वॉलंटरी एक्शन है।
ये नहीं कह सकते कि अब आदत हो गई, छूटेगी नहीं, छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, फालतू की बात है। तो उन्होंने बोला कि वॉलंटरी एक्शन सारे जो है एथिक्स के दायरे में आएंगे और उनको एथिक्स की तराजू पे तौला जा सकता है, सही और गलत के बेसिस पे, नैतिकता और अनैतिकता के बेसिस पे। इसमें पहला एक जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या है? हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है, हमारी जो ज़िंदगी है उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसको कहीं ना कहीं खुशी से देखा जाता है, हैप्पीनेस से। और वो हैप्पीनेस क्या है? अभी जो थोड़ी देर पहले स्टोरी बताया वो क्या है? वो असल में वही हैप्पीनेस है कि इंसान अपनी वर्चुअस लाइफ गुजारता है, वर्च्यू के साथ ज़िंदगी गुजारता है, जिसमें न किसी चीज़ की अति है, न किसी चीज़ की कमी है, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, ना कोई चीज़ बहुत कम है। जो मिडल वे लेके चलते हैं वही एक्चुअल में क्या है? यूडेमोनिया है, जिसमें इंसान सुख का और आनंद का जो है, आनंद की प्राप्ति करता है। ये कैसे यूडेमोनिया आएगा? ये आपको समझ में आ जाएगा इनके वर्च्यूज़ पढ़ने के बाद। तो वर्च्यू क्या है? गुण क्या है? बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ हमारी होती हैं, जैसे ईमानदारी एक क्या है? वैल्यू है, प्यार वैल्यू है, आपने पीछे पढ़ा होगा। तो जब वैल्यू इंसान के अंदर पूरी तरीके से समाहित हो जाए, घुस जाए, वो बन जाता है वर्च्यू। एक इंसान जो सुनसान सड़क पे जा रहा है और रेड सिग्नल आ गया, आधी रात है, फिर भी वो वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। कोई नहीं देख रहा, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, चुपचाप चलाया था, कोई नुकसान भी किसी को नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैफिक के जो सिग्नल्स बनाए गए हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। तो आधी रात को कोई अगर उसके सिग्नल तोड़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आगे जाके और जाम लग जाए, कुछ होने ही वाला नहीं, फिर भी वो रुका वहाँ पे, क्योंकि उसका मानना है कि रूल्स आर रूल्स। ये इंसान वर्चुअस है, उसकी ज़िंदगी में वर्च्यू वैल्यूज़ जो हैं वो इतना बेहतर तरीके से इनकलकेट कर चुके हैं कि वो उससे दाएं बाएं नहीं हो रहा, डाइवर्ट नहीं हो रहा। ये होता है वर्च्यू। तो इन्होंने वर्च्यू को अपने हिसाब से क्या, ये तो वर्च्यू की शुरुआत थी, क्योंकि सोक्रेटिस ने वर्च्यू की बात की तो एक वर्च्यू की बात की, उसके बाद प्लेटो ने वर्च्यू की बात की तो 3 वर्च्यू की बात की, जिससे एक वर्च्यू अल्टीमेटली मिलता है विजडम का और जो है जस्टिस का, ठीक है। और फाइनली एरिस्टोटल ने वर्च्यू की बात की और इन्होंने यहाँ पे 4 वर्च्यूज़ की बात की थी। क्या हैं वो 4 वर्च्यूज़? पहले वो समझने से पहले मतलब आप समझिए कि इन्होंने रूह के बारे में क्या कहा, आत्मा के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा है, उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो वो है जो तार्किक है, रेशनल है, और दूसरा पहलू वो है जो नॉन रेशनल है या इमोटिव है, जो भावनाओं से कनेक्टेड होता है। तो अब इन्हीं 2 जो है रूह या आत्मा के पहलू के हिसाब से इन्होंने वर्च्यू की बात की। 2 तरीके की वर्च्यू। एक वर्च्यू उसके लिए जो रेशनल है, तर्क के हिसाब से चल रहा है, दिमाग के हिसाब से। वो तर्क क्या है, वो दिमागी चीज़ क्या है? उन्होंने कहा विजडम और ज्ञान, नॉलेज। और एक वर्च्यू की जो कैटेगरी बताई वो नॉन रैशनल और इमोटिव है, यानी कि भावनाओं से जो कनेक्टेड है। उसमें इन्होंने क्या बोला? करेज, जस्टिस और पेशेंस। ये 4 वर्च्यूज़ बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन की। और प्लेटो की जो वर्च्यू का एक्सप्लेनेशन था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा सुकरात का जो था उसको भी क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्होंने एक ने 1 को बोला और दूसरे ने 3 को बोला था। इन्होंने यहाँ पे चारों को अलग अलग बताया और चारों का अपना अपना एक वजूद है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि अ सोल्जर फेसिंग डेंजर विद ब्रेवरी बट नॉट रेकलेसनेस एग्जिबिट्स द वर्च्यू ऑफ करेज। उन्होंने कहा कि एक सिपाही है जो खतरे का सामना करता है बहादुरी के साथ, बट नॉट रेकलेसनेस एग्जिबिट्स द वर्च्यू ऑफ करेज। लेकिन वो उस बहादुरी को अति में नहीं लेके जाता, एक्स्ट्रा में नहीं लेके जाता, ठीक है। जैसे कि एक बहादुरी, जैसे इस सिपाही की बात हुई ना कि उसने बहादुरी से सामना किया खतरे का, तो एक बहादुरी ये भी है। कैसे लोग चढ़ाए में आके कुछ गलत काम कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ में इंसान के अंदर क्षमता नहीं होती, लेकिन सामने वाला इतना बोल देता है, इतना चढ़ा देता है ना कि वो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और कहता है अरे हम बहादुर हैं, मर्द हैं, हम ये ऐसे कैसे नहीं कर देंगे, करके दिखाएंगे। और उसी करके दिखाने में करके निकल जाते हैं। तो वो क्या है? बहादुरी की सीमा पार की और गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने 2 कैटेगरी में इसीलिए डिवाइड किया अल्टीमेटली, कि रैशनल जो चीज़ वर्च्यू है और एथिकल या मोरल जो वर्च्यू है वो एक दूसरे से थोड़ा इंटरकनेक्टेड हैं। रैशनल जो है, एथिकल या मोरल जो वर्च्यू है, जैसे कि करेज की यहाँ पे बात की, बहादुरी की बात की, वो बहादुरी अति में नहीं जा रही, ज़रूरत से ज़्यादा में नहीं जा रही,
क्योंकि इंसान जो है अपने तर्क का इस्तेमाल कर रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। आपके अंदर करेज है तो उस करेज को ना आप एकदम कम होने दे रहे हैं, ना एकदम ज़्यादा होने दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आपके पास ज्ञान है, आपको पता है, आपके पास ये समझ है कि वो चढ़ा रहे हैं, हम चढ़ेंगे तो उल्टा मेरा ही नुकसान होगा। और कहीं ऐसी ज़रूरत है, मान लीजिए कोई खतरे में है, आपकी करेज इतनी भी नहीं है कि जाके बचाएं, लेकिन हाँ आपके पास विजडम होगा, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, बचाना फ़र्ज़ है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का एक कनेक्शन है। इन दोनों कनेक्शन को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना ही यूडेमोनिया का रास्ता है। और वो यूडेमोनिया का रास्ता अल्टीमेटली फिर आपको मिलेगा किससे? गोल्डन मीन से, सुनहरा मध्य मार्ग। वो सुनहरा मध्य मार्ग क्या है कि आप, जैसे वो सिपाही है ना, वो अपनी बहादुरी ज़रूरत जितनी दिखा रहा है, उस बहादुरी को प्रदर्शित नहीं कर रहा जनता के सामने, और ना ही कायर बन रहा। तो कायर बनना और एक्स्ट्रा बहादुर बनने के बीच का जो रास्ता है, बीच की जो वर्च्यू है, वही सही है, वही एक वर्चुअस लाइफ का रास्ता है, जिसको इन्होंने बोला क्या? गोल्डन मीन। इसके अलावा हैबिट एंड मोरल डेवलपमेंट। हैबिट एंड मोरल डेवलपमेंट का कनेक्शन भी सीधा सीधा आपके वर्च्यू से है, कि जो वर्च्यू चारों यहाँ पे बताई गई, वो इंसान सीखता है ज़िंदगी में, और उससे ही मोरल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि पैदाइशी कोई वर्च्यू लेके नहीं पैदा हो रहा है। कोई पैदा हुआ और उसके अंदर ईमानदारी नहीं कूट के भरी है, कोई पैदा हुआ उसके अंदर बहादुरी नहीं कूट के भरी है। वो तो ज़िंदगी में इंसान थ्रू आउट सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग के थ्रू, लगातार मेहनत करके। करेज, हमको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बड़ा रिगरस एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम, तो ओवर थिंकिंग के लिए खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। तो इंसान लगातार मेहनत करता रहे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी भावनाओं पे, अपने एपिटेट पे, और जो है अपने इंस्टिंक्ट्स पे कंट्रोल करे। और उस कंट्रोल को करने के बाद ही अल्टीमेटली इंसान गोल्डन मीन के थ्रू वर्चुअस लाइफ की तरफ बढ़ेगा, जो उसे अल्टीमेटली अल्टीमेट प्लेजर या एक सुख और आनंद की तरफ लेकर जाएगा, जिसे बोलते हैं यूडेमोनी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल विजडम ये वही बात है जो विजडम की हम बात किए। विजडम अल्टीमेटली यही मतलब है, कई बार हम बता चुके हैं, कि आप सही गलत का फ़र्क कर पा रहे हैं। कोई भी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आए, डायलेमा आए, दुविधा आए, उस दुविधा में आप सही गलत कर पा रहे हैं। आपको शादी करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से, आपने ये कहानी बड़ी सुनी होगी, माँ जो है गैलन लेके बैठी है कि नहीं तुम शादी किए तो मर जाएंगे, और उधर गर्लफ्रेंड भी लेके बैठी है कि अगर नहीं किए तो हम भी लटक जाएंगे। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ना। ऐसी सिचुएशन में आप क्या फ़ैसला लेंगे? कि आपको किताब में लिखा मिलेगा, या ऐसी कोई किताब मिलेगी कि हाउ टू सेव योर गर्लफ्रेंड या हाउ टू सेव योर मदर? कुछ ऐसा नहीं मिलेगा ना। आपको तो अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस मिले हैं, जो चीज़ें आपने रियल लाइफ से एग्जांपल जो आपने गेन किया है, उसी से आप फ़ैसला लेंगे। वो एक्चुअल क्या है? वही विजडम है। इसके अलावा एरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप की बात की। फ्रेंडशिप को इन्होंने 3 जो है कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की मित्रता, यानी कि इंसान किसी मकसद के साथ साथ है, जैसे कोई बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गई, साथ हैं, दोस्ती तो वो भी है। इसके अलावा फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, आज के टाइम की जो दोस्ती है, इंसान साथ में घूमता फिरता है, क्लास में पढ़ रहा है, आता जाता है, सेल्फिश नहीं, बट क्या है, साथ में वक्त गुजार रहा है इंसान, आता जाता है, फिर मान लीजिए अलग अलग हो गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। और तीसरा है आपका फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू। ये वो दोस्ती है जो ज़िंदगी भर चलती है। इंसान म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे के कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, जो वो होते हैं ना कि बचपन से लेके बुज़ुर्ग हो गए वहाँ तक जो दोस्ती चलती है, उसकी यहाँ पे बात है, वो है फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू। और एरिस्टोटल के हिसाब से यही फ्रेंडशिप बेहतर है। इसके अलावा एथिक्स और पॉलिटिक्स में इन्होंने कनेक्शन बताया कि एथिक्स और पॉलिटिक्स का आपस में कनेक्शन है। बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स बेहतर नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। अब आज की पॉलिटिक्स आप देखिए तो बिना एथिक्स के ही है, करप्शन भरा पड़ा है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। हाँ, पॉलिटिक्स के बारे में अभी आगे आपको डिटेल में ये पढ़ना ही है। तो अगर इसकी जो है एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो पहली चीज़ तो एरिस्टोटल ने स्टेट की एक थियोरी दी कि राज्य एरिस्टोटल की नज़र में क्या है। एरिस्टोटल ने बोला कि राज्य या स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि राज्य बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना राज्य के लोग रह नहीं सकते, बिना राज्य के चीज़ें सही नहीं हो सकती। यानी कि अनार्किज़म जो है उससे उलट है। जैसे गांधी जी अनार्किज़म के सपोर्ट में
कार्ल मार्क्स एनार्किज्म के सपोर्ट में, उनके हिसाब से राज्य की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि राज्य लोगों पे जुल्म कर रहा है। तो एरिस्टोटल तो बहुत पहले के हैं, तो इनके हिसाब से क्या, राज्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, इंसान पॉलिटिकल जो है पशु है, राजनीतिक पशु है, और उसके लिए हमें एक स्टेट की ज़रूरत है ताकि चीज़ें सही तरीके से चलें। वैसे बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हैं, या राजनीति में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, जो है हम गैर राजनीतिक हैं। फालतू की बात है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो राजनीति से आपका कनेक्शन होना चाहिए, राजनीति में आपकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप चारों तरफ से राजनीति से घिरे हुए हैं। आप घर में खा पी रहे हैं तो उसका भी कनेक्शन राजनीति से है, टैक्स तो आप दे रहे हैं ना, आप काम पे जा रहे हैं उसका भी कनेक्शन राजनीति से है। हर वो चीज़ ज़िंदगी में जो आपके है वो सब राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ी है, पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ी है। पॉलिटिक्स नहीं है तो आप भी सही सलामत थोड़ी रहते। तो बेवकूफ़ी वाली बात है। पॉलिटिक्स में सबको जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब यही नहीं होता कि टिकट लेके आप इलेक्शन लड़िए, राजनीति की समझ होनी चाहिए। बहरहाल, तो इन्होंने स्टेट को एक नेसेसरी जो है एलिमेंट माना, राज्य एक ज़रूरी चीज़ माने, और राज्य को इन्होंने परिभाषित किया एक आइडियल स्टेट के तौर पे। उन्होंने कहा कि एक परफेक्ट राज्य, परफेक्ट देश कैसा होना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया। पहला इन्होंने बोला मोनार्की एक होती है। मोनार्की क्या है, वो जिसमें एक राजा होता है या एक मुखिया है, वो शासन कर रहा है। दूसरा एरिस्टोक्रेसी होती है, जिसमें कुछ लोग आते हैं, एक ग्रुप होता है और वो शासन कर रहा होता है। तीसरा होता है पॉलिटी, जिसमें कई लोग, मेजॉरिटी में लोग आते हैं और वो शासन करते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से यही एक आइडियल स्टेट है, यही परफेक्ट राज्य है, यही राज्य होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा तिकड़मबाजी समझिए। मोनार्की को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मोनार्की एक लोग शासन कर रहे हैं और वो शासन सबके लिए कर रहे हैं। जैसे कि एक राजा है, अब वो राजा का धर्म है कि वो पूरी प्रजा का ध्यान रखे, उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, कोई भी हो, सबके लिए वो बराबर न्याय कर रहा है। ये एक्चुअल में मोनार्की है। उन्होंने कहा कि जब एथिक्स नहीं होगा ना, जब सही गलत समाज से गायब हो जाएगा, तो वही मोनार्की बन जाएगी टायरेनी। यानी कि एक राजा है वो अपने लिए ही काम करेगा, एक इंसान शासन कर रहा है एक लोग के लिए, सबके लिए नहीं, एक लोग के लिए। तानाशाही हो गई, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि प्रजा में कौन है क्या है, सुखी हैं कि दुखी हैं, कुछ मतलब ही नहीं। वहीं एरिस्टोक्रेसी की भी बात की। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि कुछ लोग शासन कर रहे हैं लेकिन सबके लिए कर रहे हैं, पूरी प्रजा के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर एथिक्स गायब कर दिया जाए तो वही क्या बन जाएगा, ओलिगार्की बन जाएगा। यानी कि कुछ लोग शासन कर रहे हैं और वो कुछ ही लोग के लिए है। और फिर तीसरा इन्होंने बताया पॉलिटी, संवैधानिक सरकार। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ शासन कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर एथिक्स और वहाँ से नैतिकता निकाल दिया जाए तो वही बन जाएगा डेमोक्रेसी, जिसका मतलब मेजॉरिटी, बहुसंख्यक शासन कर रहा है बहुसंख्यक के लिए। तो यानी कि बाकी जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं वो भाड़ में गए। तो ये डेमोक्रेसी उस टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हालांकि आज की डेमोक्रेसी क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन आज के भारत में जो डेमोक्रेसी है ना, वो यही वाली है। जो पॉलिटी थोड़ा सा बिगड़ गई, एथिक्स गायब हो गया, तो वो डेमोक्रेसी बन गई। जैसे बहुसंख्यक, अब तो मान लीजिए सरकार थोड़ा सा उसकी सीट कम हो गई है, बट जब सीट ज़रूरत से ज़्यादा थी तो उसकी कारस्तानियाँ सबको पता है, और जो शासन हो रहा था उसको वो भी पता है। तो कैसे क्या क्या हुआ पिछले 10 साल में वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, तो इस तरीके से इन्होंने स्टेट को डिफ़ाइन किया, और उनके हिसाब से पॉलिटी जो है वो सबसे बेहतर फॉर्म है गवर्नमेंट का। अगर राज्य बेहतर चाहते हैं तो यही फॉर्म होना चाहिए, यही गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा थियरी ऑफ सिटीजनशिप को इन्होंने एक्सप्लेन किया। सिटीजनशिप का मतलब इन्होंने क्या है कि सिर्फ आसान भाषा में समझिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एथिक्स की जो है आपकी क्लास है। तो सिटीजनशिप को इन्होंने आसान भाषा में इतना ये बोला कि आप अगर एक राज्य में, एक देश में रह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिटीज़न हो गए। आपका सिटीज़न होने का मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उस जिम्मेदारियों को पूरा करिए। आप वहाँ पे रहिए, राजनीति में इन्वॉल्व होइए, राजनीति को समझिए। आप वहाँ के प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस में, उस फंक्शन में आप हिस्सा लीजिए। जब तक आप हिस्सा नहीं लेंगे, जुड़ेंगे नहीं, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो काम करिए, सिर्फ रहने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। उस बेसिस पे इन्होंने नागरिकों को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो एक्टिव सिटीज़न, जो हर चीज़ में आगे रहते हैं, राजनीति में, गवर्नेंस में, हर चीज़ में शामिल होते हैं। और दूसरे पैसिव सिटीज़न, जो किसी चीज़ में बहुत खास एक्टिव नहीं रहते, निष्क्रिय रहते हैं।
ठीक है, तो उनके हिसाब से एक्टिव सिटीज़न ज़्यादा बेहतर होते हैं। और उसी को थोड़ा सा और बेहतर उन्होंने किया आइडियल सिटीज़न के तौर पे, जब वो इंसान विज़डम के साथ सही और गलत का फ़र्क समझ जाए, गोल्डन मीन के माध्यम से एक वर्चुअस लाइफ गुजारे और यूडेमोनिया की समझ हो, बेसिकली एक बैलेंस्ड वे में जो ज़िंदगी गुजारे, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो ना कोई चीज़ बहुत कम हो, एक बेहतर जो ज़िंदगी होती है उस बेहतर ज़िंदगी को समझते हुए अपने राज्य के लिए अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही क्या हो गया, आदर्श नागरिक हो गया, जिसका जो इनके हिसाब से यानी कि अरस्तू के हिसाब से परफेक्ट सिटीज़न या नागरिक होता है। इसके अलावा थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो न्याय को भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, बड़ा खतरनाक वर्ड है। इसमें इन्होंने प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात की। क्या है प्रोपोर्शनल जस्टिस? उन्होंने कहा कि न्याय बराबर नहीं होता, जस्टिस बराबर नहीं होता, लेकिन बल्कि इंसान के गुण और क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जो क्षमता है उसी के हिसाब से न्याय होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा एक पिक्चर, उसमें जो है 3 लोग खड़े हैं, ऐसे टेबल जो है स्टूल रखा हुआ है इस टाइप पे, समथिंग लाइक दैट, और इसमें जो है 3 लोग खड़े हैं, जो ये बाउंड्री है यहाँ पे। अब एक जो है इसमें एक छोटा इंसान है, मतलब जिसकी हाइट कम है, और एक है जो लगभग बराबर है, और एक है जो बहुत लंबा है। ठीक है, एक एक स्टूल नहीं, मान लीजिए सबके पास जो है ऐसे 2-2 स्टूल हैं, सबको हमने बराबर बराबर बांट दिया। तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं थी स्टूल की, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। इसको ज़रूरत थी तो एक ही की ज़रूरत थी, या 2 जितना है उतनी ज़रूरत थी, और इस बेचारे का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उस पार देख ही नहीं पा रहा है। तो देखा जाए तो हमने कायदे से न्याय किया है कि हाँ, सबको बराबर बराबर स्टूल या बॉक्स हमने दिए, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा तो एक ही को हो रहा है, या 2 को, इसको थोड़ा सा हो रहा है, 1.5 लोग को फ़ायदा हो रहा है, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या कहा कि जिसको जो ज़रूरत है, जिसकी जैसी क्षमता है, उसके हिसाब से न्याय होना चाहिए। यानी कि इसका दोनों बॉक्स निकाल दीजिए और इसको दे दीजिए, ताकि तीनों देख पाएंगे, और एक इसको भी दे दीजिए। तो बहरहाल आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसकी बात की, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके अलावा है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस क्या है, आसान भाषा में, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, किसी ने साल जो है 10 साल कमा के अपना जो है तिजोरी में पैसे इकट्ठा किए थे गहने या ज़मीन लेने के लिए, एक दिन चोर आया और चोर ने वो सारे पैसे चोरी कर लिए और चोरी करके उड़ा भी दिया वो। अब उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई यही है कि हाँ, जितनी मेहनत से उसने कमा के इकट्ठा किए थे अब उसके पैसे वापस करो। ये करेक्टिव जस्टिस है कि जो गलत किया गया उस गलत को अब भरो, उसको रिवर्स करो। ठीक है, करेक्टिव जस्टिस। इसके अलावा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि आपने सही और गलत को या न्याय को कानून के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की, ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होगी कि सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीर को न्याय जल्दी नहीं मिलेगा, गरीब को न्याय देर में नहीं मिलेगा, सब बराबर है। ये क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन एजुकेशन। शिक्षा पे अरिस्टोटल की क्या समझते? शिक्षा पे थोड़ा सा तो आप ऊपर समझ ही गए कि विजडम एक सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन इन्होंने स्टेजेस बताया एजुकेशन की, कि बच्चा पैदा हो रहा है वहाँ से लेके बुज़ुर्ग होने तक। तो सबसे पहला तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को जो है फिज़िकल डेवलपमेंट जैसे होता है, बच्चा ज़ाहिर सी बात है खड़ा होगा, बोलेगा, चलेगा, जो है दौड़ेगा, रेंगेगा, सब होगा। तो वो जो ट्रेनिंग एक बच्चे की होती है उस हिसाब से। उसके बाद जवान हो गया, तो जवान होने के बाद जो एजुकेशन उसको अक्वायर करनी चाहिए, जो है इंटेलेक्चुअल जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो करे। और फिर फाइनली एडल्ट जब हो जाए, थोड़ा सा 20 प्लस हो जाए, 20 प्लस हो जाए, तो वहाँ से वो बाकी सब्जेक्ट्स में कूदे, राजनीति में घुसे, दर्शन में घुसे, साइंस में घुसे, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, मतलब इन सारी चीज़ों में हायर एजुकेशन में घुसे, और फिर वो फाइनली विजडम की तरफ बढ़ जाएगा। स्टेट के रोल की इन्होंने क्या बात की? एजुकेशन में इन्होंने सीधा सीधा कहा कि राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। शिक्षा तो मतलब पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन स्टेट का या राज्य का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे राज्य का कंट्रोल का मतलब आज वाला कंट्रोल नहीं, जैसे आज भारत में होता है ना, राज्य का कंट्रोल का मतलब अपने फ़ायदे के हिसाब से
चैप्टर्स डाले जाएंगे, अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और बेतुके रीज़न दिए जाएंगे कि हाँ सिलेबस भारी था इसलिए हटाया गया। तो कोई अंधा भी होगा तो वो समझेगा कि हाँ, क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया। तो ठीक है, जो अंधे हैं उनको जो है, आँख होते हुए भी जो अंधे हैं उनको नहीं दिखती ये बातें। बहरहाल, तो कंट्रोल का मतलब बेटर वे में जो सरकार का है वो कंट्रोल हो, एथिकल वे में, एक बैलेंस्ड वे में लाइफ कैसे इंसान मैनेज करेगा, उस तरीके का जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराए और सभी के लिए प्रोवाइड कराए। और मकसद होना चाहिए कि हाँ वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने। इसके अलावा एस्थेटिक्स पे जो अरस्तू ने बात की, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे। आसान भाषा में इन्होंने कहा कि इसका एक अलग ही महत्व है। जैसे कि यूरोप में जो नॉवेल्स वगैरह लिखे गए, ड्रामा लिखे गए, उसमें ट्रेजेडी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो ट्रेजेडी क्यों दिखाई गई यूरोप में? वो तो ठीक है होती थी वहाँ पे, लेकिन कहानियों में बहुत दिखाई गई। सौंदर्य शास्त्र के तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियाँ और ड्रामास दिखाए गए। उसका फ़ायदा क्या है, ये अरस्तू ने बताया कि ये कहानियाँ, ये ट्रेजेडीज़, ये दुख इंसान को इंसान की ज़िंदगी, तकलीफ़ और पीड़ा समझने में मदद करते हैं। और जब इंसान दुख, तकलीफ़, पीड़ा समझेगा तो वो एक सही ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि सही ज़िंदगी का रास्ता क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक। तो ये सारा आपके अरस्तू के बारे में था। अब अगर आप इसका निचोड़ देखेंगे ना, अरस्तू की पूरी फ़िलॉसफ़ी का, तो बड़ी खूबसूरत फ़िलॉसफ़ी, निचोड़ यही आता है अल्टीमेटली हर चीज़ एक मकसद की ओर लेके जाती है कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। और वो ज़िंदगी का मकसद अल्टीमेटली यूडेमोनिया से हो, जो है मिडल पास से होके गुज़रता है, यानी कि गोल्डन मीन, मध्य मार्ग से होके गुज़रता है। और वो लेकर जाता है अल्टीमेटली यूडेमोनिया की तरफ, यानी कि खुशी क्या है। और वो खुशी क्या है, अति वाली भी नहीं है कि एकदम इंसान शराब में डूबा है, अय्याशी कर रहा है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लेते हैं, फिर पता नहीं सुबह होगी कि नहीं। और वो सन्यासी वाली भी नहीं है कि इंसान कुछ देख ही नहीं रहा ज़िंदगी में। बीच का रास्ता है, और वो बीच का रास्ता बैलेंस्ड वे में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, वही अल्टीमेटली परम सुख है। तो यही ज़िंदगी का मकसद है। तो बेसिकली इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है ना, वो पर्पज़ ऑफ लाइफ की तरफ ही ले दे के घूमती हुई दिखाई देगी। बाकी अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में योगदान तो रहे, जैसे पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा, बायोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों पर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। इसके बाद फ़िलॉसफ़ी का जो दौर था वो ग्रीस में थोड़ा सा गिरा, हालांकि 2 अलग अलग ब्रांचेज उभरी थी, उसको जो है हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आज तक एरिस्टोटल की फ़िलॉसफ़ी का एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।